अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद कुरैशी। आज का हमारा ये प्रोग्राम ख़ास इसलिए भी है चूँकि योम दिफा जो है वो मनाया जा रहा है और आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की बहुत अहमियत की हामिल ये बेस है। स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफ़ीकी के नाम पर जो है ये बेस जो है बनाई गई थी। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1971 में। और यहाँ पे सबसे बड़ी ख़ास बात पाकिस्तान में चूँकि JF-17 थंडर तैयारा वो तैयारा है जिसे फ़ख्र पाकिस्तान भी कहा जाता है। और आज हम अपने इस प्रोग्राम में आपको उस तैयारे से मुतल्लिक जो है तमाम तर उसकी खसूसियात, किस तरह से उसको फ़ख्र पाकिस्तान क्यों कहा जाता है। बहुत से ममालिक हैं जिन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है उसके इस्तेमाल करते हुए जदीद निज़ाम जो है वह कायम किया अपने एयरक्राफ्ट का, लेकिन JF-17 थंडर जो तैयारा है वो उन सब के ऊपर जो है वो भारी है। आज के इस प्रोग्राम में हम इसी को जो है ज़ेरे बहस लाएंगे। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। हम आज के इस प्रोग्राम में स्पेशल प्रोग्राम, चूँकि आपको पता है योम दिफा पूरी कौम मना रही है और आज के दिन हम अपने शहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं कि उनकी कुर्बानियों की बदौलत जो है आज हम इस एक अमनज़दा और साफ़ और बिल्कुल ऐसी फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं जहाँ पे हमें किसी का खौफ नहीं है। और ये एक बड़ी वजह इसकी ये है कि जिस तरह आर्म्ड फोर्सेस जो है वो सरहदों की हिफाजत करती हैं, इसी तरह पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो फ़ज़ाई जो सरहदें हैं उनकी हिफाजत करती है। और आज के इस प्रोग्राम में हम JF-17 थंडर तैयारे के हवाले से बात करेंगे, उसके जो फाइटर जो पायलट्स हैं उनके हवाले से बात करेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप प्लीज़ हमारे साथ अंदर चलें और कुछ हमें हमारे नाज़रीन जो हैं उनको भी बताइए और हमारी भी मालूमात में इजाफ़ा कीजिए कि किस तरह एक पायलट जो है उसका दिन का आगाज़ किस तरह होता है, उसके बाद सारा दिन कैसे गुजरता है, किस मसरूफियत में। और इस हवाले से आप थोड़ा प्लीज़ हमें ज़रूर गाइड कीजिए। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए। आप लोगों ने हमें ये शर्फ बख्शा कि आप लोग इस इम्पॉर्टेंट इवेंट पे हमारे पास आए। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को मैं वेलकम करता हूँ अपनी यूनिट में, जिसका नाम है 14 टेल चॉपर्स। तो इस यूनिट में सबसे पहले आपको वेलकम करता हूँ और दूसरा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस कौम का कि जो हम पे ट्रस्ट करती है और हम इक्वल टू द ट्रस्ट वी विल ट्राई एंड वी विल एंडेवर कि हम इंशाल्लाह ताला आपके ट्रस्ट को उसी तरह निभाते रहें इंशाल्लाह ताला। सर प्लीज़ सर ये बताइएगा, जिस तरह ये वॉल है जिस पे सितारा जुर्रत है, सितारा बसालत है, तमगा बसालत है, एयरक्राफ्ट किल्स। जी सर, ये जो यूनिट है दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिट, द ओल्डेस्ट स्क्वाड्रन ऑफ द पाकिस्तान एयरफोर्स। ये उसके सारे गैलेंट्री अवार्ड्स हैं जो उन्होंने 65 एंड 71 की वॉर्स में, एंड इट हैज़ ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द अफगान कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो। सो ये उन सारे हमारे शहदा हैं जिन्होंने ये तमाम गैलेंट्री अवार्ड्स अचीव किए और इस यूनिट के नाम किए। और ये सर ये जो मॉडल्स लगे हुए हैं, ये हमारे पास जितने एयरक्राफ्ट हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के, ये वो मॉडल हैं? नहीं सर, ये हमारी यूनिट के पास सिंस इसकी जब ये यूनिट बना था उसके बाद जो जो एयरक्राफ्ट इस यूनिट के अंदर इंडक्टेड रहे और जो ये यूनिट फ्लाई करता रहा वो सारे के सारे एरोप्लेन्स हमने इसका छोटा सा एक रेप्लिकास रखे हुए हैं जस्ट एज अ हिस्टोरिकल इवेंट से। यकीनन सर, जिस तरह हम बात करें मेजर अजीज़ भट्टी साहब की, जिस तरह इन्होंने शहादतें दी, यकीनन हमारे जो पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स हैं जिनमें MM आलम खान, उनका नाम दुनिया जानती है, और इसी तरह राशिद मिनास हैं, ये वो नामवर पायलट हैं जो यकीनन आज़ाद है पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए कि इतने काबिल और होनहार पायलट्स हमें मिले। ये बताइएगा कि जिस तरह हम ये गैलरी में देख रहे हैं, ये सारी तस्वीरें जो मेरा ख्याल है ये तो अभी जो पासिंग शायद हुई उसकी हैं तस्वीरें जो ये तमाम जो गैलरी है, अगर आप वहाँ से स्टार्ट लेंगे तो बिल्कुल हिस्टोरिकल, जब से ये यूनिट आया उसके बाद उसने 65-71 में जो पार्टिसिपेशन थी इस यूनिट की, जो इसकी अचीवमेंट्स थी वो सारी की सारी आपको डिस्प्ले लगेंगी। जो ये ग्रुप्स में आपको फोटोग्राफ्स नज़र आ रहे हैं ये वो सारे हैं जो कि उस टेन्योर में, उस ईयर्स में एक यूनिट के अंदर जितने हमारे एयर क्रू था, जो हमारे फाइटर पायलट्स थे वो सारे के सारे थे। तो ये उनकी फोटोग्राफ्स हैं। ठीक, आपके बिल्कुल पीछे एक ये शील्ड सी लगी हुई है, ये गालिबन कोई टुकड़ा है जहाज़ का? जी, ये हमारे सेबर एयरक्राफ्ट का है, इंडिया के साथ हमारा था। उसमें ये जस्ट उसकी गन्स का एक रेप्लिका है जो हमने अपने, क्योंकि इस यूनिट में सेबर्स F-86s दे वर द पार्ट ऑफ दिस यूनिट, तो ये उसका है। तो ये इंडिया के अगेंस्ट इसने ऑपरेट किया है, तो इसलिए हमने ये अपनी हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, आइए सर, अब मज़ीद जिस तरह आप बता रहे थे कि पायलट्स जो हैं ब्रीफिंग लेते हैं,
तो हमें अभी देखने को मिल सकती है ब्रीफिंग? बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक्चुअल में पायलट्स आते हैं, फिर अपनी ब्रीफिंग्स कैसे कंडक्ट करते हैं अपने मिशन से जाने से पहले, और फिर मिशन के बाद वापस आके अपनी ब्रीफिंग्स को कैसे कंडक्ट करते हैं। जी प्लीज़ आइए। ये हमारा ब्रीफिंग रूम है। यहाँ पे पायलट्स अपने मिशन की ब्रीफ्स वगैरह करते हैं, जिसमें जो फॉर्मेशन के लीडर हैं वो इनको ब्रीफ करते हैं बाकी अपनी फॉर्मेशन के साथ। ठीक तो है। जितनी भी मिशन की इंट्रिकेसीज हैं वो सारी की सारी डिस्कस होती हैं। मिशन की एग्जीक्यूशन कैसे होगी, मिशन के अंदर जो एसेंशियल पार्ट्स हैं उनकी टेक्निक्स, वो सारी चीज़ें ये लीडर अपने नंबर्स को ब्रीफ करते हैं और उसके बाद फिर वो मिशन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, वो फिर उसके बाद आगे चले जाते हैं जहाँ पे हमारा एयरक्राफ्ट खड़ा है, उसके बाद ब्रीफिंग यहाँ से लेके वहाँ चले गए। जी हाँ, वहाँ उसको हम कहते हैं फ़्लाइट लाइन्स। ठीक है। वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ जाके इनको एक एक जहाज़ स्केड्यूल्ड होते हैं, उस जहाज़ के अपने फॉर्म्स के ऊपर ये बुकआउट वगैरह करते हैं। उसके ऊपर सारे चेक्स जो हुए होते हैं वो मेंटेनेंस दे चेक के एयरक्राफ्ट इज़ इन दी फ्लाईओवर स्टेट। तो उसके बाद ये अपने जहाज़ को स्टार्ट करके और अपने मिशन पर चले जाते हैं। ठीक है सर, हमने देखा है कुछ हमारे जो पायलट्स हैं जब वहाँ से वापस आते हैं, आके बैठते हैं, गपशप करते हैं, स्नैक्स खाते हैं, चाय पीते हैं, तो मैं चाहूँगा हम उनसे भी ज़रा थोड़ी गुफ्तगू करें, जी हाँ। ताकि उनकी लाइफ जो है वो अपने मुंह से बताएं, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, उनको समझ आ सके कि पायलट जो है उसकी लाइफ कैसी होती है। आम तौर पे लोग आजकल जो है वो काफ़ी तनकीद का निशाना बनाते हैं कि अच्छे खाने, अच्छा पहनना और बड़ी बड़ी तनख्वाहें, लेकिन उनको ये नहीं, शायद इस चीज़ का इल्म नहीं है कि इसके पीछे क्या मेहनत है, कितनी जो है वो एक जज्बा है। तो मैं चाहूँगा उनके मुंह से ज़रा हम कुछ बातें ज़रूर सुनाएं। बिल्कुल, हम अभी चलते हैं जिसको हम क्रू रूम कहते हैं, जहाँ पे पायलट सारे जब भी उनके पास फ्री टाइम होता है तो वहाँ पे अपनी नरिशमेंट के लिए भी उनके अरेंजमेंट है, उनके दे सिट दे चिट चैट, तो वो हम इंशाल्लाह आके देखते हैं। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो वसीम साहब से, जो विंग कमांडर, उनसे जारी रखेंगे। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। मैं अहद का गुलाम हूँ, मैं नबी की समसाम, अली की जुल्फ़िकार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं शाहीन हूँ इकबाल का, मैं कौम की शान हूँ, मैं तैयार हूँ। हो हालते अमन तो मैं रहमान का रहम हूँ, मैं करम हूँ करीम का। हो हालते जंग तो कहार का कहर हूँ, जब्बार का जब्र हूँ, मैं जर्रार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं ज़र्बे कलीम हूँ, मेरे अंदर कल्बे सलीम है, मैं तैयार हूँ। मैं राद हूँ, मैं फौलाद हूँ, मैं आग हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तारिक की ललकार हूँ, मैं खालिद की यलगार हूँ, मैं तैयार हूँ। मेरे से पहले और भी थे, अब मेरी बारी है, मैं तैयार हूँ। या रब, मेरा नूरे बसीरत आम फरमा, मुझे पढ़ा सबक सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, कि वक्त आ गया है दुनिया की इमामत का। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले आपसे ये बात हो रही थी कि क्रू रूम में जिस तरह से तमाम पायलट्स जो हैं अपना दिन भर का काम करने के बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आके जो है वो चिट चैट भी करते हैं, चाय पीते हैं, गपशप करते हैं। सर, यकीनन जिस तरह कुछ और चीज़ें भी डिस्कस होती होंगी दौरान फ़्लाइट्स, जो है कोई नई चीज़ उनको सीखने को मिली। वैसे तो आप सारी डायरेक्शन सेट होती है, SOPs तो सेट हैं प्लेन उड़ाने के लिए, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कोई न्यू एक्सपीरियंस भी होता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि टैक्टिक्स कहीं भी फाइनल नहीं होती, चीज़ें इवॉल्व हो रही होती हैं हर वक्त डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के अंदर। तो उसमें कोई नई चीज़ या कोई नया इवेंट
हो जाता है तो उसको पायलट ज़रूर आपस में आके डिस्कस करते हैं, मे बी इन द क्रू रूम जिसमें हम अभी तक खड़े हैं, या जहाँ पे ब्रीफिंग या डीब्रीफ वहाँ रहती है, तो किसी सीरियस नेचर की है तो वहीं पे हम डिस्कस करते हैं। अगर देयर इज समथिंग जो कि डिस्कस करना चाहते हैं इन द लाइटर मोड, तो ज़ाहिर बात है वो आपस में इधर यहाँ पे आके चिट चैट करते हैं, एक दूसरे डिस्कस करते हैं अपने मिशन के बारे में। नाजरीन, हम बात करते हैं हमारी फ़िज़ाई सरहदों के मुहाफ़िज़ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। ये बताइएगा कि अभी आज की जो फ़्लाई किया सभी दोस्तों ने, सभी पायलट्स ने, उसके बाद यहाँ पर आकर अमूमन क्या एक ऐसा कॉमन टॉपिक होता है जिस पे बात होती है? एक्चुअली फ्लाइंग इज़ अ डिफ़िकल्ट बिजनेस, इट्स नॉट अ नेचुरल थिंग। तो हम आते हैं तो हम आके अपनी मिस्टेक्स डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो उससे होता है कि एवरीबडी इज़ लर्निंग फ्रॉम दोज मिस्टेक्स। हम आते हैं, वो चीज़ें डिस्कस करते हैं आपस में, फिर उसको परफेक्ट करते हैं ताकि नेक्स्ट मिशन वो चीज़ें रिपीट ना हो। ठीक है। अच्छा, आप ये बताइएगा, आम तौर पे आजकल बड़ा ये समझा जाता है कि फ़ौज का बजट बहुत ज़्यादा है जनाब, हमारे मुल्क का ज़्यादातर हिस्सा जो है फ़ौज ले जाती है। तो फ़ौजी के पीछे जो फ़ौजी की मेहनत है, उसका एक मुल्क के लिए जो जज्बा है, ये लोग नहीं देखते। आप बताइए कि आपकी जो रूटीन लाइफ है वो क्या है यहाँ पर एयरफोर्स में रह के, यकीनन घर से दूर, माँ बाप से दूर, बहन भाइयों से दूर, तो ऐसे लोगों को क्या पैगाम देंगे? लेकिन जहाँ तक बात करें आप बजट की, तो कोई चीज़ भी जो है ना छुपी हुई तो है, जब भी बजट आता है तो वो सबके सामने पेश कर दिया। जी। बाकी रूटीन की अगर बात की जाए तो डेफिनेटली काम कोई भी हो, चाहे वो डिफेंस फोर्सेस में, चाहे वो पायलट्स करें या नेवी में उनके सीट्स करें या आर्मी में उनके ग्रुप ग्राउंड करें, काम कोई भी हो उसकी रूटीन थोड़ी सी टफ होती है। ये चीज़ हमें आने से पहले इस चीज़ का एहसास है, हमने सिर्फ अपने जज्बे के तहत हम इस जगह पर आए। इस बात का हमें पता है कि रूटीन थोड़ी सी तो मुश्किल होगी, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे सीनियर हज़रात होते हैं वो हमें बड़ी बैलेंस्ड किस्म की रूटीन प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारी डोमेस्टिक लाइफ और हमारी ऑपरेशनल लाइफ साथ चलती जाएँ। ठीक है। आप मुझे बताइए सर कि जब आप जहाज़ में बैठते हैं, जहाज़ उड़ाने के लिए, दिल नहीं करता कि घुस जाऊँ मैं इंडिया में? बिल्कुल जी, दिल करता है। इसी दिन के लिए हमें तैयार किया जाता है और इसी दिन के लिए हम तैयार भी हैं इंशाल्लाह। और अगर मैं इसको रिलेट करूँ JF-17 थंडर से, जी, इस फंड में हम इस वक्त मौजूद हैं जी, तो ये पाकिस्तान के लिए ख़ुद इंसारी और ख़ुद एतमादी की एक दलील है, और हमें इसको उड़ा के एक अपनायत भी महसूस होती है और एक फ़ख्र भी महसूस होता है। तो जज्बा जवान, तो इंशाल्लाह दिन के लिए आए। ठीक है। अच्छा, सत्तान साहब, आप ये बताइए कि आपकी कोई ख्वाहिश है ऐसी, जिस तरह हमने अभी 2 साल पहले देखा, एक भारतीय विंग कमांडर आया था हमारे पास, उसको चाय पिलाई थी और वो पूरी दुनिया में मशहूर है वो चाय। आपकी ख्वाहिश है कोई ऐसा मार्का हो जिससे आपको भी याद रखा जाए? ख्वाहिश बिल्कुल है, और इंशाल्लाह अगर ऐसा दोबारा मौका मिला तो इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे, और जिस काम के लिए हम रोज़ रेगुलर फ्लाइंग कर रहे हैं उसमें इंशाल्लाह अच्छे तरीके से पाया तक पहुँचाएँ। नाज़रीन, आप ये देखिए कि ये पायलट्स तो यहाँ पर बैठे हैं, क्या जज्बा है इनका कि किस तरह से अपने मुल्क की खिदमत करनी है, इस कौम की खिदमत करनी है। इस कता नज़र इससे कि कोई मुख्तलिफ़ जगहों से लोग आए हैं, हर एक जो है अपने मुल्क पर, अपने वतन पर, अपनी कौम पर जो है मर मिटने का जज्बा जो है वो लेकर जहाज़ उड़ाता है, और उसकी कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं उसको एक मौका मिले और वो जो दुश्मन के नापाक अज़ाइम हैं उसको वो नाकाम जो है बनाने में अपना रोल प्ले करे। आम तौर पे बड़ा शोर है राफेल का, भारत जो है उस समझ रहा है कि पता नहीं उसने कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग हासिल कर लिया कि अब उससे रगड़ेगा और सब कुछ हो जाएगा। लेकिन एक्यूरेसी इंडियन, चाहे हम उनके वेपन्स की बात कर लें, एयरक्राफ्ट्स की बात कर लें, वो एक्यूरेसी अभी तक नहीं देखी गई जो हमारे पास एबिलिटी है किसी भी इक्विपमेंट की एक्यूरेसी की। ये बताइएगा कि किस तरह से देखते हैं आप उसकी इस सोच को, राफेल को? जी हाँ, नो डाउट कि राफेल इज़ अ पोटेंट सिस्टम, वी नो दैट, बट हर पोटेंट सिस्टम हो लेकिन उसकी कुछ वीकनेसेस भी होती है। तो ऑफ कोर्स हम उसके अगेंस्ट उसकी वीकनेसेस को ज़रूर एक्सप्लॉइट करेंगे। जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं हम उनको यूज़ करके हम उसका ये जितना भी एज है, इसको क्वालिटेटिव है उसको हम क्वांटिटेटिव से, या विद दी पैसेज ऑफ टाइम हम भी उससे अच्छी टेक्नोलॉजीज़ भी ले लेंगे। इसके अलावा जो हमारी ट्रेनिंग है, जिस पे एयरफोर्स को बड़ा फ़ख्र है अपनी, जो आपके फाइटर पायलट्स को ट्रेन करते हैं, जिस लेवल पे हम ट्रेन करते हैं, तो हमें पूरा भरोसा है हम अपने क्रू पे भी
और अपनी मशीन पे भी कि इंशाल्लाह ताला उसको हम कैटर कर लेंगे इंशाल्लाह। कुछ ऐसी इतलात हैं सर, मैंने सुना है कि चूँकि इंडिया ने बहुत सारे ममालिक जो हैं वहाँ से ये जहाज़ ख़रीदे हैं, इवन इसराइल है, यूनाइटेड स्टेट्स है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, बहुत सारे मुल्कों से ख़रीदे हैं, तो उनको कहीं शायद कोई प्रॉब्लम आ रही है इंडक्शन के हवाले से, जो फ्रीक्वेंसी है एयरक्राफ्ट की। आप क्या समझते हैं कि ये कब तक वो इस पर काबू पा सकेंगे, या आप इस हवाले से क्या कहेंगे? सर उस केस में है कि इंडियन एयरफोर्स के पास मल्टी नेशनल किस्म के एसेट्स हैं, जिसमें रशियंस हैं, दे हैव फ्रेंच सिस्टम्स, यूके बेस्ड सिस्टम्स, एंड नाउ अगेन रफेल भी आ गया है। तो ये सारे सिस्टम हैं, उनको जो प्रॉब्लम्स हैं वही इंटीग्रेशन में या इंटीग्रेटेड एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम्स हैं। तो इनके ये वो वीक केसेस हैं जहाँ पे हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इसी तरह उनको इस पे ओवरकम करने के लिए ऑफ कोर्स दे नीड टाइम, बट नेवरदलेस कि हम अपने गार्ड्स को ऑफ नहीं करेंगे। इंडिया के पास एक कैपेबिलिटी है और उसको कैटर करने के लिए वी हैव द प्लान्स, और इंशाल्लाह ताला हम अपनी कौम को कभी मायूस नहीं करेंगे। और इंशाल्लाह ताला फरवरी की तरह जब भी हमें दुश्मन ने ललकारा तो इंशाल्लाह ताला हम उसका पहले से ज़्यादा अच्छा जवाब देने के लिए। वो तो यकीनन अफवाज पाकिस्तान जो है वो अपने दुश्मन को हर मुहाज पर जो है शिकस्त उसने दी है, चाहे वो इनडायरेक्ट है, चाहे वो डायरेक्ट वार है। चाहे अभी आप देखिए कि ये 5th जनरेशन वॉर जो एक शुरू की है उसमें भी यकीनन उसको जो है मुंह की खानी पड़ी। एक्यूरेसी का सवाल मुझे बताइए कि एक्यूरेसी में हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, बहुत सारी जगहों पे ये डिस्कस होता है, चाहे वो कोई मिसाइल सिस्टम लॉन्च करे नया, चाहे वो कोई नया एयरक्राफ्ट बनाए, एक्यूरेसी नहीं बनती उनसे। बिल्कुल ऐसी है, इसमें हमें एज है उनके ऊपर, जो कि हमने फरवरी में साबित भी किया है कि जब जहाँ जिस टाइम पे जिस जगह पे हम उनको हिट करना चाहते हैं वो हम हिट करने की सलाहियत रखते हैं। और इसमें हमारी कौम को फ़ख्र भी होना चाहिए और दे शुड बी कॉन्फिडेंट ऑल्सो कि वी हैव दिस कैपेबिलिटी एंड वी हैव दिस एज ओवर द इंडियन एयरफोर्स। यकीनन चूँकि अल्लाह की मदद हमारे साथ है। सर अब मैं ये चाहूँगा कि हम थोड़ा सा तैयारे को भी, जिसके बारे में इतना कुछ कहा, जिनके जो पायलट्स हैं उनसे हमने बात की, तो मैं चाहूँगा कोई हम वहाँ पर भी जाएं और अपने नाजरीन को ये दिखाएं कि किस तरह से तैयारा जो है उसकी लैंडिंग है या टेक ऑफ है। तो मैं चाहूँगा कि वो भी हम मनाजिर जो है वो अपने कैमरे में कैद करें। और इसके अलावा जिस तरह से पायलट्स जो हैं अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर। बिल्कुल, हम अभी जाते हैं अपने तैयारे पे, इसको पूरी कौम को इस पे फ़ख्र है कि हमने खुद बनाया है, अपने डिफेंस के लिए बनाया और इंशाल्लाह ताला ये हमारी नीड्स पूरी कर रहा है। तो हम अभी चलते हैं, हम पायलट्स का भी हम आपसे कहते हैं कि कैसे वो अपने आप को सूट अप करते हैं और उसके बाद कैसे हम अपने जहाज़ों को टेक ऑफ और लैंड कराते हैं। सर आइए प्लीज़। जी सर बताइएगा, माशाल्लाह तैयारी है जी। बिल्कुल, ये फ्लाइंग के लिए हमारे पायलट्स तैयार हैं जी। यहाँ पे ये अपने एयरफील्ड रूम में अपने सूटअप कर रहे हैं, जहाँ पे इनको जी सूट और हार्नेसेस वगैरह पहन के और अपना ये बैग वगैरह इनका रेडी है और नाउ दे रेडी फॉर द फ्लाइट। ठीक है सर। बैग में हेलमेट? बैग में इनके सारा वो इक्विपमेंट है जो इनको कॉकपिट के अंदर यूज़ होगा, जिसमें हेलमेट वगैरह है, बाकी चीज़ें इनकी रिक्वायर्ड हैं। जो जहाज़ में कुछ चीज़ें लगती हैं वो इनके पास है, जो मिशन इन्होंने प्लान किया हुआ है, वो सारी चीज़ें अपनी साथ ही लेके जाएंगे अभी और इंशाल्लाह ये भी अपना मिशन कैरी आउट। अच्छा ये बताइए, मैं जानना चाहता हूँ कि यूनिफॉर्म पहनते हुए, ये सारा इक्विपमेंट पहनते हुए कोई फीलिंग्स क्या आती हैं आपको? यूनिफॉर्म इटसेल्फ इज सिनोनिमस टू प्राइड। जैसे मैंने पहले भी कहा कि फ़ख्र है, वैसे भी सुबह से लेकर शाम तक जो हम जॉब कर रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट अ प्रोफेशन, इट्स अ पैशन। तो उसके लिए सूट अप होना फर्दर उसको जो है ना हमारे जज्बे को बढ़ाया। यकीनन जब आप नॉर्मल ड्रेस में होते हैं कुछ और तब, लेकिन जब आप यूनिफॉर्म में होते हैं यकीनन जज्बा जो है अपने वतन के लिए वो यकीनन बढ़ता है। अच्छा ये बताइए कि ये बैग जो है, इसमें जिस तरह अभी विंग कमांडर ने बताया कि इसमें इक्विपमेंट आपका जो है वो कॉकपिट के अंदर जो यूज़ करना है, तो कैरी करने में वजन नहीं होता? नहीं, ये तो एक इतना अजीम काम है, ये बैग इससे 10 टाइम्स वजनी भी हो तो आई फील प्राइड इन दैट। सो इसका वजन महसूस नहीं होता। यकीनन हर पाकिस्तानी, हर नौजवान जो इस वक्त स्कूल में पढ़ रहा है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उसकी ख्वाहिश ज़रूर होती है कि ये बैग कैरी करे। और ये हम सब के लिए एक ऑनर है, यूनिफॉर्म और ये बैग।
तो इसके बाद अब आप सीधा क्राफ्ट की तरफ जाएंगे, प्लेन की तरफ? यहाँ से हम, जैसे कि हमारे दो पार्ट्स होते हैं, एक हेडक्वार्टर्स है और एक टेक्निकल साइड है। विल गो टुवर्ड्स द टेक्निकल साइड, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे एयरक्राफ्ट के। विल गो टू एयरक्राफ्ट, विल डू प्री फ्लाइट, एयरक्राफ्ट को चेक करेंगे, देन विल स्टार्ट अप एंड गो फॉर फ्लाइंग इंशाल्लाह। ठीक है, आइए हम भी चलते हैं आपके साथ, देखते हैं कि किस तरह से ये सारा जो है आप यहाँ से तैयारी के बाद क्राफ्ट तक जाते हैं। टेक्निकल साइड आप बता रहे थे, चूँकि एक ये तो बेस है, वो टेक्निकल साइड पे जाके देखते हैं क्या प्रोसीजर है, किस तरह से आप वो डॉक्यूमेंटेशन जो है अपनी फिल करते हैं। सर ये बताइए, जैसा कि अब हम टेक्निकल साइड पे आ गए हैं, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इंजीनियर्स जो हैं वो एक ये रजिस्टर रखा हुआ है जिसमें परफॉर्मा फिल कर रहे हैं। जी जी। क्या चीज़ें जो हैं या हम जो इंजीनियर हैं उनसे जानना चाहेंगे? जी हाँ, ये हमारे स्क्वाड एहसन साहब हैं जी, ये हमारे स्क्वाड के सीनियर इंजीनियरिंग ऑफिसर हैं। ठीक है। जो यहाँ पे तमाम JF-17 एयरक्राफ्ट को मेंटेन करते हैं और उसको फ्लाई वर्दी स्टेट में रखते हैं। ठीक है। तो ये हमें बताएंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन जो कि इस फॉर्म में पायलट को ये देते हैं, जो पायलट चेक करते हैं, उसके बाद ये फ्लाइंग पे जाते हैं। ये बताइए सर कि क्या ये हम जैसा कि देख रहे हैं फाइल्स अलग अलग बनी हुई हैं, परफॉर्मे हैं, यहाँ पर जब पायलट आता है क्या चीज़ है, कौन सा परफॉर्मा, उसमें क्या फिल करते हैं वो, आपकी तरफ से जो है वो प्लेन की हेल्थ के हवाले से उन्हें ब्रीफ दिया जाता है कि इसकी हर चीज़ें, तमाम जो इक्विपमेंट है वो ओके है? ये जो आप डिफरेंट फाइल्स देख रहे हैं, ये हर एक एयरक्राफ्ट के डॉक्यूमेंट्स जी, जो पायलट जो है जिस भी जहाज़ के ऊपर जा रहा होता है उनको जो है उसकी हेल्थ स्टेट जो है वो बताई जाती है। ठीक है। सर्विसिबिलिटी स्टेट और बाकी उसका जो है स्टेटस को चेक करते हैं। प्लस जो है वो इसके अंदर उनको ये पता लगता है कि उनके पास एयर के अंदर अवेलेबल फ्यूल कितना होगा। सेकेंडली जो है उसकी एयरक्राफ्ट की कन्फिग्रेशन, कि उसमें अगर कोई वेपन वगैरह लगा हुआ है उनके मिशन के हिसाब से, तो वो किस कन्फिग्रेशन में वेपन्स उनके पास अवेलेबल हो। ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पायलट को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में मिलता है। ठीक है। उसके बाद इसके बाद मरहला जो ये डायरेक्ट ये फिल करने के बाद, इंफॉर्मेशन लेने के बाद पायलट जो है वो एयरक्राफ्ट में जाते हैं? जी, उसके बाद डायरेक्टली जो है वो एयरक्राफ्ट के ऊपर जाएंगे, एयरक्राफ्ट पे अपनी जो है वो इंस्पेक्शन करेंगे और उसके बाद जो है वो स्टार्टअप करेंगे, स्ट्रैप अप। ठीक है। नाजरीन, हम जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी की गई। इसके बाद पायलट जो है वो यकीनन एयरक्राफ्ट में जाएंगे और उसको फ्लाई करेंगे। अब हम उस पोर्शन में चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन लेने के बाद पायलट किस तरह अपने जहाज़ की जो है वो इंस्पेक्शन करता है और उसके बाद उसमें बैठ के उसको उड़ाने की तरफ जो है लेके जाते हैं। आइए नाज़रीन वो भी देखते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम जिस तरह टैक्सी लिंक पे आ चुके हैं, थोड़ा ये बताइएगा सर, फाइलें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, तो जहाज़ यहाँ पर जो है किस तरह से खड़े होते हैं? हैंगर्स अलग अलग हैं उनके? जो भी पायलट अपना जहाज़ बुकआउट करता है वहाँ से, उसका टेल नंबर और उसका पेन वो मखसूस है। ठीक है। ये डिफरेंट पेन्स आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे वो टेल नंबर्स खड़े हैं। तो अब जिस तरह मैंने अपने बुकआउट किया है अपने जहाज़ को, उसका मुझे स्पेसिफिक नंबर पता है, मैं वहीं पे जाऊँगा, वही जहाज़ में लेके जा सकता हूँ फ्लाइंग के लिए इस टाइम, जिसके ऊपर मैंने ऑथराइजेशन कर दी। ठीक है। उस ऑथराइजेशन का मतलब ये है कि जितनी देर तक आप वापस नहीं आते उतनी देर तक वो जहाज़ आपका है, उतनी देर तक वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ऐसे। तो सर ये बताइए कि अमूमन जिस तरह वेदर अभी भी एकदम क्लाउडी हो जाता है और उसमें कोई दुश्वारी का सामना करना पड़ता है फ्लाइंग में? उसके अंदर हमारी SOPs जो हैं वो बहुत डिफाइंड है, फ्लाइंग ऑर्डर्स बहुत डिफाइंड है। ठीक है। उसके अंदर हम अपने मिशंस को टेलर इससे कर देते हैं कि वेदर कोई भी हो, हम ऑल वेदर ऑपरेशंस कर सकते हैं, और डे हो या नाइट हो, पाकिस्तान एयरफोर्स इज़ रेडी टू अंडरटेक एनी टाइप ऑफ मिशन। देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दीज क्लाउड्स, देयर नो प्रॉब्लम। ठीक है। इसके अलावा सर बताइएगा कि JF-17 में जो क्या और खसूसियत ऐसी है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि फ़ख्र पाकिस्तान का जिसको स्लोगन मिला, फ़ख्र पाकिस्तान, उसमें आप थोड़ा ये हमारे नाज़रीन को बताइए एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हम दुश्मन को जो है अपने सरहद से दूर रखने पर मजबूर करते हैं? JF-17 एयरक्राफ्ट जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट है। इसकी एवियोनिक्स, इसके फ़्लाइट कंट्रोल्स, इसकी वेपनरी, ठीक है, आप इसको दुनिया के किसी भी एयरक्राफ्ट से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। JF-17 के पास इस टाइम दुनिया की मॉडर्न तरीन वेपन्स हैं।
जो एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड के अंदर आउट क्लास रेंजेस देती हैं, आउट क्लास परफॉर्मेंस देती हैं। आपने 27 फरवरी का इंसिडेंट देखा होगा, उसके अंदर JF-17 एयरक्राफ्ट ही थे जिन्होंने दुश्मन का बहुत ज़बरदस्त किस्म से मुकाबला किया और हमने दुश्मन के अहदाफ को भी निशाना बनाया और हमने बॉर्डर भी क्रॉस नहीं किया। ठीक है। बहुत सारे और भी जो है आर्म फोर्सेस के दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि अब हमारी ख्वाहिश है कि हम खाने पे बुलाएं उसे। क्या कहना चाहेंगे कि चाय काफ़ी है कि अगर दोबारा मौका मिले तो हम यकीनन खाना भी खिलाएंगे उसे? पाकिस्तान एयरफोर्स का मोटो ये है कि हमने अपने मुल्क को, उसकी सरहदों को किसी भी दुश्मन की किसी भी तरह के मोटिव से दूर रखना। इसके लिए हमें उन्हें खाना खिलाना पड़े या चाय पिलानी पड़े। नहीं, वो आपको पता है भारत ने हमेशा हल्की फुल्की मौसीकी की कोशिश की है, चाहे वो किसी और मुल्क की एमा पर की हो, वो भारत बाज नहीं आएगा। ये ओछे हथकंडे जो हैं, चूँकि उसको हज़म नहीं हो रहा कि पाकिस्तान जिस तेज़ी से तरक्की कर रहा है हर शोबे में, तो यकीनन वो कुछ ना कुछ इस तरह की जो है। बहरहाल सर, अब मेरा ख्याल है कि हम हैंगर पे आ गए हैं, प्लेन अंदर खड़ा है, तो अब ये बताइए कि आपका जो मिशन है ये कितना ड्यूरेशन उसका क्या होता है? इसकी ड्यूरेशन वेरी करती है 45 मिनट से 1.5 घंटे तक, डिपेंडिंग अपॉन हमने कौन सा मिशन करना है, उसके अंदर हम लोगों ने कौन सा प्रोफाइल करना है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, ये इसके ऊपर वेरी करता है। लाइक अभी मैं जिस मिशन पे जा रहा हूँ इसकी ड्यूरेशन 1 आवर है। ठीक है, 1 आवर आप जो है वो फ़िज़ा में रहेंगे और उसके बाद सम टाइम ऐसा भी होता है कोई कुछ दोस्त इकट्ठे खाना खाते हैं, उसके बाद शायद कोई एक आध मिस होता है, सम टाइम ऐसा भी होता है। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस जो फ़ज़ाई सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं उन्हें हर तरह महफूज रखे, लेकिन सम टाइम ये इंसिडेंट हो जाते हैं। जो आर्म फोर्सेस हैं दे आर जस्ट लाइक अ फैमिली। इसके अंदर हम लोग बिल्कुल भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं। हमारा खाना पीना, हमारी ट्रेनिंग इस तरह की है जिसके अंदर हम लोगों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है और बहुत छोटी उम्र से हम लोग अपने घर को छोड़ देते हैं। ठीक है। और एक दूसरे के साथ शिफ्ट हो चुके होते हैं एक तरह से। तो हमारी जो ट्रेनिंग है वो इस तरह की है कि हमारी ट्रेनिंग इस तरह की है कि हम लोग अपनी फैमिली से ज़्यादा अपने कोलीग्स को प्रेफर करते हैं। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ते इससे कोई इंसिडेंट हो जाए तो वो दिन, वो टाइम बहुत मुश्किल से गुजरता है और हम लोग दुआ करते हैं कि ऐसा कभी ना हो। और लेकिन ये फ्लाइंग बिजनेस है, ये डेंजरस है, इसके अंदर लोग अपनी चॉइस से आते हैं और इसके जो खतरात हैं इसके अंदर जितनी भी डेंजरस इवेंट्स आने हैं वो सारे हम कोशिश करते हैं कि अपनी ट्रेनिंग से उनको ओवरकम कर सकें। ठीक है, चलें सर, अब इस वक्त हम हैंगर में आ गए हैं। अब उसके बाद जो है ये जिस तरह फाइल आपने साइन की, आपको इस प्लेन की हेल्थ के बारे में बताया गया जी। अब आप अपने तौर पे भी इसकी जो है इंस्पेक्शन करेंगे? इसकी इंस्पेक्शन जब मुझे फाइल हैंडओवर हुई है तो इसका मतलब है कि फ्रॉम इंजीनियरिंग साइड इट इज़ ऑल क्लियर। ठीक है। लेकिन एज अ प्रॉपर आप कह लें कि हमारे प्रोसीजर्स हैं कि एक पायलट ने जहाज़ में बैठने से पहले प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन करनी होती है, जिसके अंदर वो कुछ एरियाज़ हैं जिसके अंदर वो अपनी तसल्ली करता है कि ये जहाज़ उन सारी प्रॉब्लम से क्लियर है और इसके अंदर डिफरेंट चेक्स हैं जो पायलट्स के लिए मेंशन हुए हैं, तो पायलट ने ही उनके चेक्स परफॉर्म। ठीक है सर, बताइए कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आप चेक करेंगे? इसके अंदर सबसे पहले ये जितने पैनल्स हैं ये प्रॉपरली फ्लश्ड होने चाहिए, ब्लॉक होने चाहिए। इसके अलावा जो पिटोज हैं इनके सारे ये होल्स वगैरह हैं ये क्लियर होने चाहिए इसके अंदर से। ठीक है। जनरल सिक्योरिटी ठीक होनी चाहिए जहाज़ की। इसके अलावा यहाँ पे नीचे लैंडिंग लाइट, एक्सी लाइट लगी हुई है जी, ये बिल्कुल इनके ऊपर कोई स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए, कोई चीज़ टूटी हुई नज़र नहीं आ रही होनी चाहिए। लैंडिंग गियर है, टायर की कंडीशन है कि वो क्या है। इसके अलावा यहाँ पे आप पैनल चेक कर रहे हैं, इसको मैं टैप करके चेक कर रहा हूँ ताकि प्रेशर से कहीं एयर में खुल ना जाए। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है ये इंजन इनटेक, जिसके अंदर इंजन लगा हुआ है। ये पूरा ये एरिया बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके अंदर अगर मामूली सी भी कोई चीज़ पड़ी होगी तो इंजन स्टार्ट के बाद वो इंजन को डैमेज कर देगी। ठीक है। तो इसकी इनटेक जो है, इंजन इसकी लाइफ है और उसके हमने क्लियर करना है, पायलट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
ये इसका फ्यूल टैंक है, इसके अंदर पेट्रोल डाला हुआ है, ये इसकी कैप है, इसको सिक्योरिटी के लिए चेक किया, इसके बाद इसकी जनरल आउटलुक चेक की कि कोई डैमेजेस तो नहीं है, इसकी हेल्प ठीक है। ये लॉन्चर्स हैं जिनके ऊपर मिसाइल्स लगते हैं। ठीक, फिलहाल मैं ट्रेनिंग मिशन पे जा रहा हूँ इसलिए इसके ऊपर कोई मिसाइल नहीं लगा। ये जहाज़ के हम बैक साइड के ऊपर चलते हुए जा रहे हैं, यहाँ से डायरेक्ट शूट निकलता है जो लैंडिंग के बाद ब्रेकिंग का काम करता है, तो ये उसका कंपार्टमेंट सिक्योर होना चाहिए। ये टेल सेक्शन है जिसके अंदर कोई एफओडी वगैरह नहीं होनी चाहिए, ट्रैक्स नहीं होने चाहिए, जनरल इसकी ओरिएंटेशन है। यहाँ पे डायरेक्ट शूट की पोजीशन मैंने चेक कर ली, इसके अलावा यहाँ पे नीचे कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं होने चाहिए। डिफरेंट गेजेस लगे हुए हैं जिनके ऊपर मार्किंग है, उसकी रीडिंग हम लोग चेक करते हैं। सेकंड साइड से इनटेक क्लियरेंस कर ली, लैंडिंग गियर की सिचुएशन देख ली, टायर कंडीशन चेक कर ली, इसके अंदर कुछ गेजेस थे उनकी रीडिंग मैंने मार्क कर ली है कि वो क्या है, और इसके बाद आई एम गुड टू गो। ओके। ये बताइए कि हमने देखा कि जिस तरह जहाज़ जो है पायलट बैठे, उनको टेक्निकल अप्रूवल मिली, सब सेंसर्स चेक किए गए, उसके बाद जो है उनको परमिशन दे दी गई कि वो फ्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्या ऐसा स्पेशल अरेंजमेंट है कि परिंदे जो हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हादसा जो हैं उन परिंदों की वजह से भी पेश आते हैं, इसके अलावा सफाई के हवाले से बताएं कि किस तरह आखिर हम उन परिंदों को दूर रख पाते हैं अपने इन जो रनवेज़ हैं, टैक्सी वेज़ हैं, हैंगर्स हैं, इसके अलावा पेन्स हैं, इन सब से दूर किस तरह रख पाते हैं? आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया है और आपके फोरम को यूज़ करते हैं मैं ये पैगाम भी देना चाहूँगा कि जो परिंदे हैं अगर वो जहाज़ से टकराते हैं तो किसी बहुत बड़े हादसे का बायस बन सकते हैं, और माजी में बहुत सारे ऐसे हादसा हो चुके हैं जिससे हमें पाक फ़िज़ाइया को जहाज़ों का और पायलट्स का नुकसान उठाना पड़ा है। तो हम जो पायलट्स से आपको फाइटर स्क्वाड्रन्स नज़र आते हैं, हम फोर फ्रंट पर नज़र आते हैं, लेकिन हमें यहाँ तक पहुँचाने में बहुत सारी एजेंसीज़ का हाथ होता है, जिसमें फ़्लाइट सेफ्टी स्क्वाड्रन है, QA स्क्वाड्रन है, और बहुत सारे लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं कि इन परिंदों को रनवे से दूर रखा जा सके। उसके लिए बहुत सारे एक्टिव और पैसिव मेजर्स ये लोग यूज़ करते हैं, जिससे इंसेक्ट एरेडिकेशन है, बर्ड कंट्रोल मेजर्स हैं, जो कि बहुत एक डिटेल्ड सब्जेक्ट है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये वाकई हैज़र्ड है पाक फ़िज़ाइया के लिए, और बहुत सारे लोग हैं जो कि मेहनत करते हैं इनको दूर रखने के लिए, ताकि हमारा जहाज़ सेफ्टी से और एफिशिएंटली फ्लाई कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि आपको फ़ख्र पाकिस्तान JF-17 थंडर तैयारा जो है उसके बारे में मुकम्मल आगाही फराहम की जाए कि किस तरह पाकिस्तान की सरहदें जो हैं वो पाक फ़िज़ाइया के इन पायलट्स की वजह से महफूज हैं, और हम जो है हर महाज पर, आप जिस तरह आपने हमारे प्रोग्राम में दो एक बार सुना कि 27 फरवरी का जो वाक़या है, किस तरह इंडिया के दो तैयारे जो है जिन्होंने ये कोशिश की कि वो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद के साथ छेड़छाड़ करें, ये अज़ाइम जो हैं उनके नापाक किए पाकिस्तान एयरफोर्स के जो हमारे पायलट्स हैं उन्होंने। और योम दिफ़ा के हवाले से भी बात की जाए तो आज योम दिफ़ा जो है ये तजदीद अहद का दिन है कि हमने उन खराजे शहदा जो हैं जिन्होंने कुर्बानी दी 1965 की जंग में, 1971 की जंग में, इस मुल्क को बचाने और बनाने के लिए जो कुर्बानियाँ शहदा ने पेश की, हमें उन्हें सल्यूट करना है, उनकी फैमिलीज़ को सल्यूट करना है, जिनके बच्चों की बदौलत, जिन माओं के बेटों की बदौलत जो है आज हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, जिन बहनों के भाइयों की बदौलत जो है वो हम आज़ाद जो है एक मुल्क में रह रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी हमारी ऐसी बहनें हैं जिन्होंने अपने सुहाग की कुर्बानियाँ दी इस मुल्क को बचाने की खातिर। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम से अपने मेज़बान अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।